दोस्तों नमस्कार। दो रिक्वेस्ट हैं आपसे। एक, मेरी वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक नहीं देखा तो जाहिर है जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उनका आधा अधूरा मतलब ही आप निकालेंगे। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है दोस्तों कि इन बातों का अर्थ उस जातिवादी 35 बनाम 1 नैरेटिव के चश्मे से मत निकालना, क्योंकि हरियाणा के हितों पर बहुत ही जबरदस्त कुठाराघात, बहुत जबरदस्त हमले हो रहे हैं और ये हमला केवल जाटों पर नहीं बल्कि 36 बिरादरी को लॉन्ग टर्म में भारी नुकसान पहुंचाएगा। सौतेले बेटे से भी ज्यादा बुरा व्यवहार कर रही है मोदी सरकार हरियाणा के साथ और आपके तथाकथित लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी सत्ता के नशे में मस्त हैं, इन मुद्दों पर बिल्कुल खामोश हैं। अहिरवाल के पूर्व राजा राव इंद्रजीत एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं और मुझे सीरियस डाउट है कि मनोहर लाल खट्टर क्या वाकई में हरियाणा और हरियाणा वासियों को प्यार करते हैं, उनके साथ उनका कोई लगाव है। सड़क और संसद में हरियाणा के लिए आवाज अगर कोई उठा रहा है तो वो दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा है, जिन्हें कुछ नेता नफरत में बाबू बेटा कहना पसंद करते हैं। हरियाणा के हितों पर इन हमलों का सिलसिला दोस्तों मोटे तौर पर 2022 में हुआ, जब अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीर बनाने की कवायद शुरू हुई। 36 बिरादरियों में से एक नौजवान बता दो आप जो 4 साल के लिए अग्निवीर बनना चाहेगा। कौन ब्राह्मण, कौन जाट, कौन अहीर, कौन सैनी, कौन गुर्जर 4 साल के लिए आर्मी में नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। आपको पता है ना दोस्तों, अहिरवाल तथा रोहतक जींद पानीपत बेल्ट से कितनी भारी संख्या में नौजवान आर्मी में जाने का सपना पाले रखते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत के समर्थक सिर्फ इस बात से खुश हैं कि कम से कम जाट तो सीएम नहीं है। इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। देश के लिए खेल के मैदान में 50% मेडल्स कौन सा राज्य लेकर आता है दोस्तों? आपका हरियाणा। स्पोर्ट्स बजट में से आपके राज्य को मिलते हैं 80 करोड़ और जिस राज्य में शायद ही कोई अब तक देश के लिए मेडल लेकर आया हो, वैसे मुझे इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, उस राज्य गुजरात को मिले हैं 600 करोड़। किस आधार पर? इसका क्या लॉजिक है दोस्तों? क्या नायब सैनी राव इंद्रजीत और खट्टर के पास इसका कोई जवाब है? किस बिना पर, किस पैमाने पर ये स्पोर्ट्स बजट में फंड का वितरण हुआ है? क्या उन्होंने कभी इन मुद्दों को उठाया? एक शब्द बोला उन्होंने इस पक्षपात पर? हरियाणा के साथ इस डिस्क्रिमिनेशन पर कभी उन्होंने कुछ कहा? नहीं बोला। मगर सब खुश हैं, खासकर इनके समर्थक, क्योंकि सीएम जाट नहीं है। कॉमन सेंस और साइंटिफिक लॉजिक ये कहता है दोस्तों कि जो राज्य स्पोर्ट्स के मैदान में नंबर 1 है, कॉमनवेल्थ गेम्स वहां होने चाहिए। लाखों करोड़ का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा और होनहार प्लेयर स्टेडियम, बास्केटबॉल में जो जर्जर हालत हो चुकी है पोल्स की, उसके नीचे आकर मरेंगे नहीं। आपको पता है हरियाणा में पिछले दिनों एक होनहार बास्केटबॉल प्लेयर की ऐसे मृत्यु हो गई थी। आप जानते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स अब की बार गुजरात में होंगे। इन सेल्फ स्टाइल्ड देशभक्तों का यह तर्क है कि क्या गुजरात देश का हिस्सा नहीं है? गुजरात में कॉमनवेल्थ गेम्स क्यों नहीं होनी चाहिए? हमें कोई एतराज नहीं है। गुजरात
देश का हिस्सा है। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हरियाणा पंजाब पाकिस्तान में है? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? मेडल्स तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और साउथ के 2-3 स्टेट से आते हैं। गुजरात का क्या कंट्रीब्यूशन है मेडल्स लाने में? आप मेरी जानकारी बढ़ा सकते हैं, मेरी जनरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अब भी मेडल्स हरियाणा के बच्चे ही लेकर आएंगे, इन राज्यों के बच्चे ही लेकर आएंगे। लेकिन जब कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उस लाखों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि अगर हरियाणा में ये गेम्स हुए होते तो, क्योंकि इस राज्य में स्पोर्ट्स का एक कल्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, जो उसका बेहतर रखरखाव है, वो हरियाणा में हो सकता था। जिस राज्य में यानी कि गुजरात में स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है, वहां उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन यूटिलाइज करेगा, कौन उसका इस्तेमाल करेगा? क्या हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्य से लोग वहां जाएंगे प्रैक्टिस करने? आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह, आपके राज्य में बिजनेसमैन तो बहुत बड़े हैं, पूरे देश पर छाए हुए हैं, लेकिन गुजरात में स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है। कोई लॉजिक, कोई तर्क, कोई साइंटिफिक रीजनिंग इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा कि गुजरात में कॉमनवेल्थ गेम्स होने चाहिए। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कर रहा है दोस्तों? आजकल बहुत चर्चा है उसकी। सोशल मीडिया पर बहुत वीडियोस वायरल हैं कि किस तरह हरियाणा के होनहार गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे भी नौकरी के लिए नॉट फाउंड सूटेबल बताकर रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आंकड़े सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है, दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में मुद्दा उठाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठाया है, और भी कांग्रेस के नेता इस इशू को उठा रहे हैं। सुना है कमीशन का चेयरमैन बिहार का रहने वाला है और एक पर्टिकुलर विचारधारा के कैंडिडेट्स को ही नौकरियां दी जा रही है। ये आप बेहतर जानेंगे। जो सोशल मीडिया पर आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जो हरियाणा में रहते हैं, जो बच्चे बेरोजगार हैं, जो बच्चे नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बेहतर बता सकेंगे। लेकिन जब इतने बड़े स्तर के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो जाहिर है दाल में कुछ काला है। क्या आपको पता है दोस्तों, हरियाणा के लोग देश में सबसे ज्यादा टोल टैक्स दे रहे हैं। टोल टैक्स देने में सिर्फ जाट शामिल नहीं है, 36 बिरादरी के लोग, उनकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है। सबसे छोटा राज्य, सबसे ज्यादा टोल टैक्स। वाई? क्या रीजन है? इस मुद्दे को भी 2 दिन पहले संसद में दीपेंद्र हुड्डा ने उठाया था। जो लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि जाट सीएम नहीं है, वो भी एक दिन पछताएंगे। आप कब तक सिर्फ इस बात को लेकर संतोष करते रहेंगे कि चलो कम से कम जाट तो सीएम नहीं है? दोस्तों, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, सत्ता बदलती रहती है। कोई गारंटी नहीं है कि जाट भविष्य में सीएम नहीं बनेगा। पहले भी बहुत सीएम बने हैं, फिर भी बन सकता है। लेकिन हरियाणा के मूल निवासियों से जो आज छीना जा रहा है, वो शायद वापस नहीं आएगा। इस पार्टी के लोग सिर्फ राजनीति पर काबिज नहीं होते, जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी गहराई तक उसमें पैठ बनाते हैं, उस पर काबिज होते हैं, और वो एक लॉन्ग टर्म नुकसान है हरियाणा की 36 बिरादरी को। You will realize one day, but that may be too late to reclaim what you are losing today.